नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सीपीओ एसआई का पेपर है सेट नंबर 20 एमबी पब्लिकेशन से। हम एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो सीपीओ में पूछे गए हों, चाहे एसएससी सीजीएल में पूछे गए हों, या एसएससी के सीएचएसएल के पेपर में, या एसएससी के स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछे गए हों, वो सारे पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। जितने लोग किसी एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इंग्लिश के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आप लोग इंग्लिश के लिए चैनल को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं। अगर समझ में आता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जितने लोग पुराने हैं वो लोग तैयार हो जाएं, वीडियो को लाइक कर दें जा करके पहले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सेट नंबर 20 स्टार्ट करें। सेट नंबर 20 बताएंगे। बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि सर एमबी पब्लिकेशन की बुक मेरे पास नहीं है, तो आप लोग बुक जरूर ले लीजिए। बिकॉज बिना प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन को देखे हम किसी एग्जाम में कैसे बैठ सकते हैं। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मालूम होने चाहिए कि जिस एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं वो इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये तो हमें मालूम होने चाहिए। तो इसलिए आप लोग जा करके बुक जरूर ले लीजिएगा। आप लोगों के पास पुरानी बुक है तो नई एडिशन की जो बुक एमबी पब्लिकेशन की है उसे आप लोग जरूर ले लीजिए। बिकॉज वहां पे आप लोगों को नए नए पैटर्न पे कैसे एसएससी क्वेश्चन पूछ रही है इंग्लिश के, वो आप लोगों को समझ में आएंगे, और वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आप लोगों को अपने पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जाकर के आप लोग जितने लोग बुक नहीं परचेज किए हैं वो लोग जाकर के बुक को परचेज जरूर कर लेंगे। और अब चलिए हम देखते हैं सेट नंबर 20। और सेट नंबर 20 में दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। सीपीओ एसआई का पेपर है, एमबी पब्लिकेशन की बुक से प्रीवियस ईयर की का पेपर है। ये 2019 का पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें सेट नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। वो है क्या, माई मदर स्पीक्स इन सो ए लो वॉइस। आगे लिखा हुआ है दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। ठीक है, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम कैसे निकालते हैं, इसमें एरर कैसे निकालेंगे। माई मदर स्पीक्स इन सो ए लो वॉइस। ठीक है, लिखा क्या हुआ है यहां हम एक बार फिर से लिख देते हैं। माई मदर स्पीक्स इन सो ए लो वॉइस दैट। ठीक है, आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप लोगों के। यहां आप लोग ये देखिए एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। माई मदर सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आई हुई है, स्पीक्स लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। इन सो ए लो वॉइस का मतलब क्या हुआ, और भी आगे लगा हुआ है दैट। सो लिखा है और दैट लिखा है, और बीच में ये नाउन लिखा गया है। वॉइस जो है वो नाउन है, लो जो है वो एडजेक्टिव है, और ए जो है वो आर्टिकल है। ए जो है वो क्या है, आर्टिकल है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में पिछले मतलब पहले पूछा भी गया है। सो और दैट के बीच में हमें लिखना क्या है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। तो आप लोग लिख लीजिए एज सो दैट और टू। पहली बात कि इनके बीच में हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखना होता है। इनके बीच में हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखते हैं। इनके बीच में कभी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लिखा जाता है। इनके बीच में लिखना है हमें तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे, जैसे कि गुड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो अगर इनके बीच में हमें लिखना है एज गुड एज लिखेंगे, एज बेटर एज नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो रही बात एडजेक्टिव की। यहां पे जो सही क्या होगा, सो लो ए वॉइस होगा, सो लो ए वॉइस होगा। क्या हो जाएगा, सो लो ए वॉइस दैट। कभी भी सो और दैट के बीच में हमें आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन का क्रम लिखना हो तो ये क्रम क्या होता है, पहले एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, और फिर नाउन लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, नाउन लिखते हैं। ये रूल है एडजेक्टिव का। ठीक है, क्या कि अगर हमें सो और दैट के बीच में
एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन का क्रम लिखना है, यानी आर्टिकल भी रखना है वहां पे, एडजेक्टिव भी रखना है और नाउन भी रखना है, तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? पहले हम सो के बाद एडजेक्टिव को रखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं। यहां पे सो के बाद एडजेक्टिव पहले लो लिखा जाएगा, आर्टिकल उसके बाद लिखा जाएगा और नाउन जहां लिखा है वहीं लिखा रहेगा। ठीक है, यहां सही क्या होगा? सो लो ए वॉइस होना चाहिए। यहां क्या सही होना चाहिए? सो लो ए वॉइस। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बताया आप लोगों को कि सो ए लो वॉइस की जगह क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है सो ए लो वॉइस दैट। तो सो दैट के बीच में पहली बात हमें रखना है क्या? एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन का क्रम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, लिख लीजिए रूल, एज एज, सो एज, टू और सो दैट, टू और सो दैट, इनके बीच में पहली बात तो दो, इनके बीच में कई बातें ध्यान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एज का यूज जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है और निगेटिव सेंटेंस में भी होता है। एज का यूज जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है और निगेटिव सेंटेंस में भी होता है। सो एज का यूज सिर्फ और सिर्फ होता है तो वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, ये बातें ध्यान दीजिए। उसके बाद इसका दूसरा रूल क्या आप लोग लिखेंगे कि इनके बीच में अगर हमें एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन का क्रम लिखना है तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? पहले हमें इनके बीच में अगर एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन लिखना है तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? हमें पहले लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव, फिर लिखना पड़ेगा आर्टिकल और फिर लिखना पड़ेगा क्या? नाउन। एडजेक्टिव, आर्टिकल, नाउन इनके बीच में लिखा जाता है। पहले एडजेक्टिव को लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं। यानी कि पहले हम एडजेक्टिव लिखेंगे लो, फिर आर्टिकल लिखेंगे ए और फिर वॉइस लिखेंगे। यानी कि यहां सही क्या होना चाहिए? सो लो ए वॉइस दैट। ठीक है, सो लो ए वॉइस दैट। जैसे अगर कहा जाए ही इज सो ए गुड बैट्समैन, एक बार यही क्वेश्चन ऐसे ही आया है। सपोज लिखा हुआ है ही इज सो ए गुड बैट्समैन। ठीक है, ही इज सो ए गुड बैट्समैन दैट। आगे कुछ कोई चीज लिखी हुई है, हमने देखा कि सो और दैट लगा हुआ है और सो और दैट के बीच में क्या लिखना है? एडजेक्टिव, आर्टिकल, नाउन। बैट्समैन नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव लिखा हुआ है गुड, ये क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव, और ये ए क्या है? आर्टिकल। तो इसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर हम देखें तो पहले हम एडजेक्टिव को लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं। तो सही क्या होगा इसका? ही इज सो गुड। थोड़ा देखने में, सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा लेकिन यही सही होता है। सो ए गुड बैट्समैन दैट। ठीक है, आगे जो कुछ भी लिखा गया है तो हमें ध्यान रखना है कि सो एज, टू और सो दैट के बीच में अगर हमें एडजेक्टिव, आर्टिकल और नाउन का क्रम लिखना है तो वो क्रम ये होना चाहिए, पहले हम एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं। ठीक है, जनरली सेंटेंस में क्या होता है? अगर लिखा गया है, यहां दिख रहा है इसमें, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, तो जनरली होता क्या है कि पहले नाउन लिखते हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखते हैं और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां कंडीशन कुछ अलग है। यहां पहले हम एडजेक्टिव लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं? एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल और फिर नाउन। ठीक है, तो रूल आप लोगों को मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट हम यहां पे ये देखते हैं कि एरर यहां क्या था। यहां होना चाहिए माई मदर स्पीक्स इन सो लो ए वॉइस दैट। ठीक है, हमने ये बताया कि एज, सो एज, टू और सो दैट के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है। फिर हमने दूसरी बात ये बताई कि एज का यूज जो है वो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में किया जाता है, जबकि सो एज का यूज केवल और केवल निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तीसरी बात हमने बताई कि एज, सो एज, टू और सो दैट के बीच में अगर आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन का क्रम लिखना है तो पहले हम सो के बाद एडजेक्टिव को लिखते हैं, फिर आर्टिकल लिखते हैं और फिर नाउन लिखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम
आगे लिखा हुआ है इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे लिखा क्या हुआ है? इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए। इट इज के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लिख लीजिएगा, इट इज प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी भी इट इज के बाद एडजेक्टिव दिया है, आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहां पे हमने देखा इट इज के बाद क्या दिया था? डिफिकल्ट एडजेक्टिव दिया था। और इट इज के बाद एडजेक्टिव दिया हो तो आगे अगर वर्ब आई है तो उसकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ठीक है, बातें समझ में आई इतनी आप लोगों को? तीसरी बात, अंडरस्टैंड से हमें यह समझ में आ रहा है, यह भी आप लोग लिख लीजिएगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में उनके सामान्य अर्थों में नहीं करते हैं। जैसे नो का यूज जानने के अर्थ में हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड का यूज जो है वो जानने के अर्थ में हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। सीम का यूज प्रतीत होने के सेंस में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, सपोज लिखा क्या हुआ है, और हैव का यूज रखने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। और हैव का यूज रखने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। सपोज लिखा हुआ है आई एम नोइंग यू, मैं तुमको जान रहा हूं। आई एम नोइंग यू लिख उठा है, तो हमने देखा कि नो का यूज जानने के अर्थ में यहां कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। हमने क्या देखा कि नो का यूज यहां जानने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें जान रहा हूं। तो ये ग्रामेटिकली क्या है? गलत लिखा हुआ है। इसका सही क्या होगा? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप चेंज कर दीजिए, हो जाएगा आई नो यू। और इसका सही क्या हो जाएगा? आई नो यू। दूसरी बात अगर देखें, अंडरस्टैंड का भी आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता है। हमने पिछली क्लास में बताया है आप लोगों को। देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग यू नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा इसका? इसका सही होगा आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। ठीक है, ये इसका सही होगा। सेम ऐसे हैव का भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मेरे पास मैं 6 बुक रख रहा हूं, आई एम हैविंग, अगर लिखा हुआ आई एम हैविंग 4 बुक्स, आई एम हैविंग 4 बुक्स, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैव का यूज रखने के अर्थ में कभी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। यानी कि इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा आई हैव 4 बुक्स। क्या हो जाएगा? आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास 4 किताबें हैं। तो इसका सही क्या होगा? आई हैव 4 बुक्स सही होगा। ठीक है, बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नो का यूज जानने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। नो, अंडरस्टैंड, सीम, हैव का यूज रखने के अर्थ में कभी कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हैव का यूज रखने के अर्थ में सिर्फ कंटिन्यूअस में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। वैसे हो सकता है। हाँ, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई यहां से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब होता है निकटवर्ती। कॉन्टिगुअस का क्या मतलब होता है? निकटवर्ती, पास का। इसका क्या हो जाएगा? इसका हमें एंटोनिम लिखना है। इसका क्या लिखना है? हमें एंटोनिम लिखना है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई चीजें हैं तो मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल बोलते हैं। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग अलग। नेबरिंग का मतलब एकदम पड़ोस में। एडजॉइनिंग मीन्स भी बगल में। आप लोग बताएंगे इसका आपकी सही ऑप्शन आपका क्या होगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, एंटोनिम इसका क्या होगा। चलिए, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हम रोज देते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, और उसके आंसर भी कई लोग बताते हैं। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर जो है वो कई लोगों ने दिया था, जिसमें से रीतू जी ने एक सही आंसर दिया है
और अमन शर्मा ने भी गो अहेड का आंसर दिया है। और सारी चीज़ें जो एमबी की बुक में बताता रहता हूं कि इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन दिया गया है या इस सेट में ये क्वेश्चन दिया गया है, वो लोग कमेंट कर रहे हैं। पिंटू जायसवाल जी, इन्होंने भी कमेंट करके सारे आंसर लगभग बताए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए, एक दिन वो आएगा जब आप लोग सेलेक्ट होंगे, आप सभी लोग। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, डू नॉट मेडल द अफेयर ऑफ अदर्स। क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। मेडल मीन्स क्या होता है, मेडल इन होता है, मेडल इन या विद होता है, लिख लीजिएगा आप लोग। मेडल के साथ इन और विद दोनों प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मेडल इन या विद, मेडल इन या विद आप लोग लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, डू नॉट मेडल इन। मेडल इन मीन्स होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व इन मतलब किसी के अफेयर्स में मत पड़ो, किसी के मामलों में। ठीक है, डू नॉट मेडल इन, इंटरप्ट भी बोल सकते हैं मेडल को। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेडल का इंटरप्ट भी होता है। ठीक है, और हाँ इन्वॉल्व इन हमने बताया ना, इन्वॉल्व के साथ भी इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, इंटरेस्ट के साथ भी इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, फेथ के साथ भी इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये सारे प्रीपोजिशन आप लोग लिखते चलिएगा, हम रोज बताते रहते हैं आप लोगों को कुछ नए प्रीपोजिशन से रिलेटेड वर्ड, तो लिखते आप लोग जरूर चलिएगा। ठीक है, अब हमें जो देख, इंडल्ज इन होता है, इंडल्ज इन। ठीक है, तो ये इन प्रीपोजिशन वाले जो वर्ड हैं जिनके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है वो आप लोग जरूर लिखिएगा। अब हमें जो देखना है वो देखना क्या है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या सही होगा, डू नॉट मेडल इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, वो क्या है, दिस इज प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बॉर्न। यह वही प्लेस है, यह ठीक वही प्लेस है जहां पे कृष्णा जो है वो पैदा हुए। ठीक, तो यहां पे यूज क्या होगा, यह वही प्लेस है या ठीक वही प्लेस है। इसके इस प्लेस के बारे में इसी सेंटेंस में आगे बता दिया जा रहा है, इस प्लेस के बारे में इसी सेंटेंस में आगे बता दिया जा रहा है कि जहां कृष्णा पैदा हुए, यानी कि इसे डेफिनिट कर दे रहा है। और डेफिनिट करने का मतलब है कि इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि होना चाहिए यहां पे दिस इज द प्लेस। दिस इज द प्लेस का मतलब यह वही प्लेस है जहां कृष्णा जो है वो पैदा हुए। ठीक है, तो यहां पे कौन से ऑप्शन में दिस इज द दिया गया है, वो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब हमें जो देखना है, हमने पहले भी बताया है आपको, बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। ठीक है, ये जो बॉर्न लिखा हुआ है पैदा होना। ठीक है, दूसरी बात, एक होता है बियर का मतलब सहन करना, एक बियर का मतलब क्या होता है, सहन करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर और थर्ड फॉर्म होती है BORNE। इसका मतलब क्या होता है सभी का, सहन करना। और सहन करने वाले बियर की मीनिंग क्या होती है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, बियर, बोर और बॉर्न होती है। और जो पीने वाला बियर होता है उसकी ये BEER होता है वो। ठीक है ना, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए हमको। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा जाएगा वो क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। पैसेज और क्लोज टेस्ट हम छोड़ रहे हैं, उसको हम बताएंगे, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए हम अलग से वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं। एक दिन हम टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए पैसेज और क्लोज टेस्ट की वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। आप लोगों की काफ़ी मांग थी कि सर क्लोज टेस्ट बताइए कैसे सॉल्व हो, तो जरूर हम जल्दी ही बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और हाँ, मंडे तक जहां होगी आप लोगों की प्रीपोजिशन की वीडियो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड जो है फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द अदर वर्ड्स, क्या हो जाएगा इसका, होमोनिम, एक्रोनिम, स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब उपनाम होता है, टोपोनिम एक प्लेस का नाम होता है। ठीक है, और एक्रोनिम हो जाएगा ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर फ्रॉम ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, एक्रोनिम हो जाएगा। आप लोगों को ये देखना है इसमें
जो भी सेंटेंस मिले उसमें ग्रामर आप लोग जरूर चेक कीजिए। ये तो वन वर्ड था, ठीक है, ये वन वर्ड था, लेकिन इसमें भी आप लोग सेंटेंस में ग्रामर चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है ए वर्ड, चूंकि ए है इसलिए वर्ड आगे आया है, वर्ड्स नहीं आया है। दूसरी बात, एक वर्ड से रिलेटेड ढेर सारी बातें मुझे बताने का मन होता है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द, वर्ड का मतलब जब होता है शब्द, ठीक है, वर्ड का जब मतलब शब्द होता है तो ये काउंटेबल नाउन होता है। मतलब एक वर्ड है तो वर्ड लिखते हैं और कई वर्ड है तो हम वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब वर्ड का मतलब होता है वचन या वादा, वचन या वादा जब वर्ड का मतलब होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका हम यस लगा करके इसका प्लरल नहीं बनाते हैं, पूछा गया है एसएससी में। जब वचन का एक वर्ड का मतलब शब्द होता है, इसका प्लरल वर्ड्स होता है। एक वर्ड होता है क्या, वचन या वादा, इसको क्या बोलते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन में हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, इसमें कभी यस या ईएस लगा करके इनका प्लरल नहीं बनाते हैं। और दूसरी बात, इनके पहले हम ए एन 1 2 3 इन सब का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ड का मतलब वचन या वादा होता है तो वो अनकाउंटेबल होता है, जो कि आप लोग किसी न किसी से किए होते हैं वादा, ठीक है, कि हमारी जॉब लगेगी तो हमारी शादी हो जाएगी। अक्सर लोग यही वादा करते हैं, ठीक है ना, कि जल्दी से जॉब लगे, नहीं तो क्या पता बोल देगी पापा मान नहीं रहे हैं, तो फिर ये वाली कंडीशन ना आने पर उससे पहले जॉब ले लेनी है। तो वो जो वादा हम करते हैं वो वादा होता है वर्ड, वो वादा क्या होता है, वर्ड। और जो ये वर्ड एक शब्द होता है, इसका मतलब इसका प्लरल भी बनता है, सिंगुलर भी होता है। लेकिन जब वर्ड जो है वो वादा होता है तो वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लरल हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें जो देखना है, इसी में लिखा हुआ है इनिशियल लेटर। इसी में क्या लिखा हुआ है, इनिशियल लेटर, LETTER लिखा हुआ है। इसी में लिखा हुआ है क्या, इनिशियल लेटर। आप लोग देखिए LETTER, लेटर का मतलब क्या, ये जो लेटर 1 2 3 वो ABCD, ठीक है ना, इनिशियल लेटर वो होता है। अच्छा, एक होता है LATER, एक होता है LATTER। इसी में CGL में 2019 में आप लोगों के सामने, मतलब मुश्किल से 15 सेट 2019 का होगा, जितने लोग MB पब्लिकेशन की बुक लिए होंगे 2019 में CGL में यही क्वेश्चन पूछा गया है। CGL में लेटर और लेटर से क्वेश्चन पूछा गया है। लेटर और लेटर से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां शायद दिया गया था कि आई लाइक टी एंड कॉफी, ठीक है, मैं टी और कॉफी को प्रीफर, मतलब लाइक करता हूं, लेकिन बाद वाले को ज्यादा प्रीफर करता हूं, लेकिन बाद वाले को ज्यादा प्रीफर करता हूं, ठीक है। तो बाद वाले के लिए आएगा क्या, वहां लेटर दिया था, लेटर दिया था। तो हमें ध्यान रखना है, आप लोग कमेंट करके आज 15 सेट पलटिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है, आप लोगों को कमेंट करके आज ये बताना है। आप लोग अगर देख रहे हैं कि लेटर और लेटर वाला जो क्वेश्चन है वो कमेंट करके बताना है। उसमें लिखा गया आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रीफर द लेटर, ऐसे कुछ दिया गया, उसे जाकर के आप लोग देख करके आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये जो लेटर होता है उसका मतलब होता है समय में बाद। इसका मतलब क्या होता है, समय में बाद। जैसे कहते हैं आई कॉल यू लेटर, वो ये लेटर होता है, ठीक है। ये लेटेस्ट एकदम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2019 में पूछा गया है, क्या पता आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। जो हम आई कॉल यू लेटर लिखते हैं, आई कॉल यू लेटर, ये समय में बाद, मैं बाद में फोन करूंगा, तो आई कॉल यू लेटर के लिए LATER जो समय में बाद के लिए होता है। क्रम में और वो क्रम में बाद के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रम में बाद के लिए हम यूज करते हैं किसका, लेटर का, LATTER। लेटर जो होता है वो क्रम में बाद के लिए होता है, ठीक है। क्रम में बाद के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। बातें इतनी आप लोगों को पता चल गई, ठीक है। तो अभी हमें देखना, ये दोनों जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, दो के लिए यूज होते हैं समय में। ये लेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। लास्ट या लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेट होता है, लेट पॉजिटिव डिग्री होती है। लेटर और लेटर LATTER ये कंपैरेटिव होती है, दो लोगों के लिए ही हम लेटर लगाएंगे।
और सुपरलेटिव डिग्री होती है लेटेस्ट या लास्ट। दो लोगों के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो लोगों के लिए किया जाता है। वहां टी और कॉफी दिया था इसलिए लेटर होगा। लेटर का मतलब होता है क्रम में बाद या बाद वाला, या बाद वाला। मतलब मैं टी और कॉफी दोनों को पसंद करता हूं, लेकिन बाद वाले को ज्यादा पसंद करता हूं। तो बाद वाले के लिए क्या यूज होगा? बाद वाले के लिए LATTER लेटर का यूज होगा। ठीक है, तो हमने देखा लेटर और लेटर भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है ऑफ अदर वर्ड्स। मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके एमबी की बताऊंगा आप लोगों को। अदर के बाद वर्ड्स लिखा हुआ है, और हमने कई बार पीछे हम बता चुके हैं कि जो अदर होता है, अदर के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लरल काउंटेबल नाउन होता है। जैसे कि अदर स्टूडेंट कभी नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं? अदर स्टूडेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि अदर के बाद प्लरल काउंटेबल नाउन आता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन हमने बताया अनदर को, आप लोगों से कल चर्चा हम लोग किए थे। अनदर क्या होता है? अनदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, कभी भी प्लरल काउंटेबल नाउन नहीं यूज करेंगे। अगर हमें लिखना है अनदर टू अनदर स्टूडेंट्स, अगर हमें लिखना है अनदर स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनदर जो है के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है भाई। तो अगर अनदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो यहां पे होना चाहिए अनदर स्टूडेंट। क्या होना चाहिए? अनदर स्टूडेंट सही होना चाहिए। फिर हमने कहा था कि अनदर के साथ एक लोचा है। वो लोचा क्या है हम लोग देखते हैं। क्या है कि अगर अनदर के बाद 2 1 2 3 या कोई संख्या आ जाती है अनदर 2, तब क्या आएगा? स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। तो इस 2 के अकॉर्डिंग तब स्टूडेंट्स सही होगा। लेकिन अगर अनदर के पहले वो नाउन के पहले सिर्फ अनदर लगा है तो वो नाउन सिंगुलर होगा। ठीक है ना, समझ में आया? हमने बताया अदर के स्टूडेंट नहीं होगा, अदर के बाद प्लरल काउंटेबल नाउन आता है। यहां पे देखिए अदर वर्ड्स लिखा हुआ है। क्यों अदर वर्ड्स क्यों लिखा है? क्योंकि अदर के बाद प्लरल काउंटेबल नाउन आता है, और वर्ड्स का मतलब यहां शब्द है ना कि वचन। यहां वर्ड्स का मतलब शब्द है ना कि वचन। ठीक है, वर्ड आप लोग क्लियर कीजिए। यहां से मैं उन चीजों को लिंक कर रहा हूं जो एसएससी में पूछे गए हैं, तो वो चीज आप लोग जरूर ध्यान दीजिए उसको। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आप लोगों को बताने। इफगी, इफगी का मतलब होता है पुतला। इफगी का क्या मतलब होता है? पुतला। अगला दिया गया है क्या? अगला दिया गया एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। एफर्ट का क्या मतलब होता है? प्रयास। एफर्ट से रिलेटेड हमने ढेर सारी चीजें बताई थी। एफर्ट का मतलब होता है मेहनत भी होता है, और एफर्ट का मतलब प्रयास भी होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, एफर्ट का मतलब जब मेहनत होगा तो क्या होगा, और एफर्ट का मतलब जब प्रयास होगा तो क्या होगा। एफर्ट का मतलब जब निकलता है मेहनत, क्या निकलता है? मेहनत, तो ये होता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जब एफर्ट का मतलब होता है प्रयास यानी कि अटेम्प्ट, तो होता है ये काउंटेबल नाउन। ठीक है, एफर्ट का मतलब जब मेहनत होता है तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जब एफर्ट का मतलब प्रयास होता है तो वो काउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में दिया गया है इफेक्ट। इफेक्ट से हमें देखना है, इफेक्ट कई बार पूछा गया है। इफेक्ट वर्ड, इफेक्ट आप लोग देखिए, इफेक्ट जो होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इफेक्ट जो है, एक मिनट पानी देना हमें। इफेक्ट जो है, चलिए हम देखते हैं। इफेक्ट जो है वो नाउन होता है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। इफेक्ट का क्या मतलब होता है? प्रभाव। और इफेक्ट जब वर्ब बनता है तो इफेक्ट जो है वो सिर्फ नाउन नहीं है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है परिवर्तन लाना। परिवर्तन लाना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, परिवर्तन लाना। और इसी का एडजेक्टिव क्या होता है? इसका एडजेक्टिव होता है, एक वर्ड की पूरी डिटेल में हम लोग चल रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफेक्टिव, इसका जो एडजेक्टिव बनता है वो क्या बनता है? इफेक्टिव। जैसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है ना, प्रभावी, प्रभावकारी बोलते हैं। एक होता है अफेक्ट, एक क्या होता है? अफेक्ट। अफेक्ट जो होती है वो नाउन नहीं होता है। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि अफेक्ट जो है वो नाउन नहीं होता है। ऐसे लिख के काट दीजिएगा।
अफेक्ट का जो वर्ब हो, अफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है और इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। यानी ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है इसकी वर्ब जो है वो प्रभाव डालना होता है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। यानी कि अगर वर्ब, अगर अर्थ निकलेगा अफेक्ट प्रभाव डालना तो कभी इफेक्ट मत लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका अफेक्ट। और एक बनता है अफेक्टिव, एक क्या बनता है अफेक्टिव। ये आपका सीपीओ में पूछा गया है अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब होता है कनेक्टेड विद इमोशंस और यही क्वेश्चन जो है सीजीएल या सीपीओ 2019 में पूछा गया है। हम आगे मिलेगा तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे, आगे मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये जो अफेक्टिव है वो सीजीएल या सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। अफेक्टिव का क्या मतलब होता है? अफेक्टिव का मतलब होता है कनेक्टेड विद इमोशंस। लिख लीजिएगा आप लोग, क्या? कनेक्टेड विद इमोशंस, कनेक्टेड विद इमोशंस। कितनी ढेर सारी चीजें मैं एक चीजों के साथ कनेक्ट करके बताता चला जा रहा हूं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ करना है, ये आप लोग टू द पॉइंट चीजें पढ़ रहे हैं, इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट चीजें पढ़ रहे हैं। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को वर्ब चैप्टर में, वर्ब एडवांस में मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और मैं इफेक्ट, अफेक्टिव, इफेक्टिव सारी चीजें बता दे रहा हूं। ये जो अफेक्टिव है ये इफेक्ट की का एडजेक्टिव नहीं है, ये इफेक्ट से बना हुआ। ये अफेक्टिव का मतलब होता है कनेक्टेड विद इमोशंस। जाकर के आप लोग डिक्शनरी में सर्च कीजिएगा। इफेक्ट का मतलब होता है नाउन जब होता है इसका मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट जब वर्ब होती है इसका मतलब होता है परिवर्तन लाना। और इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। अफेक्ट नाउन होता ही नहीं है, अफेक्ट वर्ब होती है इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। और अफेक्टिव का मतलब होता है कनेक्टेड विद इमोशंस, ठीक है ना। लिखते रहिएगा आप लोग। यानी कि अब हम चलते हैं इफिशिएंट। ये जो इफिशिएंट है इसी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मिस स्पेल्ट में हम लोग डीप में चल रहे हैं। इफिशिएंट, इफिशिएंट की जो स्पेलिंग है वो लिखी हुई। ये अफेक्टिव जो है मैं कल बताऊंगा कौन से सेट में है, मुझे याद नहीं है, कल की क्लास में मैं बता दूंगा सीपीओ के कौन से सेट में दिया गया है। अफेक्टिव, अफेक्ट आगे लिखा हुआ है इफिशिएंट। क्या लिखा हुआ है? इफिशिएंट। हाँ, EFFICIENT, इफिशिएंट। इफिशिएंट के साथ इफिशिएंट की स्पेलिंग ये होगी, ठीक है ना। इफिशिएंट की क्या स्पेलिंग हो जाएगी? ये हो जाएगी। आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 12 है, हाँ, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना। कंडेम का क्या मतलब होता है? आलोचना करना। और इसका हमें लिखना है साइनो। साइनो इसका हो क्या जाएगा? इसका साइनो आपका हो जाएगा डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब भी होता है निंदा करना, इसे इसका साइनो होगा। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को मिलता है जब आप लोगों की कोई बहुत ज्यादा बड़ाई करता है, आप लोगों को प्रोत्साहित करता है, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट मिलता है। और अप्रूव मीन्स सहमति होती है, सहमति देना। और अप्रूव के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अप्रूव के साथ हम ऑफ, अप्रूव ऑफ होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इफिशिएंट से हमें एक बात याद आ रही है, इफिशिएंट, ठीक है, कुशल होता है, ठीक है। चलिए, प्रोफिशिएंट भी हमने बताया था। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का भी मतलब कुशल होता है। इसके साथ इन प्रीपोजिशन और एट प्रीपोजिशन दोनों का यूज होता है। फिर हमने बताया है एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट का भी मतलब कुशल होता है। सीपीओ में पूछा गया है 2015 के। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है इन और एट दोनों प्रीपोजिशन का यूज होता है, इसका भी मतलब होता है कुशल। फिर हमने बताया है गुड और बैड। गुड और बैड के साथ भी हम एट का यूज करते हैं। गुड एट मैथमेटिक्स, मैथ, और बैड एट मैथमेटिक्स। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम बैड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर हमने बताया है फेमस और वेल नोन। ध्यान दीजिएगा, फेमस और वेल नोन। फेमस और वेल नोन के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फेमस और वेल नोन के साथ हम किसका? नोटेबल, नोटेबल भी लिख लीजिएगा, नोटेबल। फेमस, वेल नोन, नोटेबल, किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना तो हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। सारी चीजें मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग सिर्फ नोट करते जाइएगा। पुअर इन होता है किसी चीज में खराब होना या कमी होना, पुअर इन और रिच इन, ठीक है। नोट करते जाइए आप लोग एकदम बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड लिखने हैं स्क्रीन पे आप लोगों के।
कैप्रीसियस, कैप्रीसियस की जो स्पेलिंग होती है आप लोग हिंदी इसकी लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कैप्रीसियस का मतलब, कैप्रीसियस की हिंदी स्पेलिंग जो होती है वो होती है CAPRICIOUS होगा, यहाँ पे T लिखा हुआ है जहां पे वहां C होगा। फिक्टिटियस का मतलब काल्पनिक होता है। एम्बिशियस पर्सन महत्वाकांक्षी होता है एम्बिशियस का मतलब। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपकी स्क्रीन पे है, वो क्या है, द प्राइसेस ऑफ टोमेटो हैज बीन। आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिस दिन हमसे टॉपिक पढ़े होंगे, और जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है वीडियो पड़ी हुई है जाकर के देख लें, ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है। क्या है, द प्राइसेस ऑफ टोमेटो। आप लोगों को कम चीज, मतलब मैं क्वेश्चन तो कम कराता हूं लेकिन नॉलेज इतनी ज्यादा दे देता हूं कि वो सारी चीजें आप लोग अगर ढूंढेंगे तो आप लोग अगर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो भरपूर मात्रा में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द प्राइसेस ऑफ टोमेटो, द प्राइस। हम सिर्फ, अगर मुझे मेरा यही मतलब होता कि मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताता चला जाता तो वो लोग, आप लोग बुक से भी कर सकते थे। मैं बुक, आप लोग बुक खरीदते और यहाँ पे इतना 1 घंटा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों को बुक खरीदना होता और बुक में पीछे आंसर दिया है, आप लोग आंसर नोट कर लेते। क्यों दिया है, रीजन भी दिया है, नोट कर लेते, लेकिन उससे लिंक करके कैसे कितनी चीजें पढ़नी है वो यहाँ आप लोगों को क्लास में समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। द प्राइजेस ऑफ टोमेटोज, फिर क्या लिखा हुआ है, हैज सोल्ड अप टू 65 to 70 पर केजी। हैज सोल्ड लिखा है, ये बताइए, कभी भी वर्ब के पहले लिखा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब हमें मिल गया हैज, सोल्ड का मतलब होता है बढ़ना होता है, सोल्डेड लिखा हुआ है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये वर्ब है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है क्या, हमने बताया कि पढ़ना शुरू कीजिए जब प्रीपोजिशन मिल जाए तो प्रीपोजिशन के पहले वाले को आप मानेंगे सब्जेक्ट, यानी कि जो प्राइसेस लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है। अगर प्राइसेस सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, अगर प्राइसेस सब्जेक्ट है तो चूंकि प्राइस नहीं लिखा हुआ है, प्राइसेस लिखा हुआ है और प्राइसेस प्लरल नाउन है, अगर ये प्लरल नाउन है तो आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लरल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे हैज की जगह हैव का यूज होगा। यहाँ पे हैज की जगह किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। यहाँ हैज की जगह किसका यूज होगा, आपका हैव का यूज होगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा। आगे लिखा हुआ है मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आगे लिखा हुआ है मेनी। हमें सिर्फ क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ना है कि ऐसे लगाते चले गए, यहां लिखा हुआ है मेनी। आप लोगों को एरर मिल जाने पर ये नहीं करना है कि एरर मिल गया इसका मतलब हम आगे सेंटेंस को पढ़ना बंद कर दें, नहीं। यहां पे लिखा हुआ है मेनी और मेनी के बाद आने वाला नाउन होता है प्लरल काउंटेबल, इसीलिए यहां पे पार्ट्स लिखा हुआ है और ऑफ द कंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, अब जाकर के ये पूरे सेंटेंस में एरर ये निकला है कि प्राइसेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। हमने देखा मेनी और मेनी से हमने ये देखा कि मेनी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। मेनी के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो कैसा होता है, आपका प्लरल काउंटेबल नाउन होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके बाद प्लरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, जैसे मेनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू और द फ्यू, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दीज, दोज, सर्टेन। सर्टेन के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लरल काउंटेबल होता है। सर्टेन बुक्स होगा, सर्टेन बुक नहीं होगा, लेकिन ए सर्टेन है तो आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, लिख लीजिएगा इसे भी। ठीक है, सेवरल, सेवरल, न्यूमेरस, न्यूमेरस, वेरियस। ठीक है, बोथ, इन सब के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो प्लरल काउंटेबल नाउन यूज होता है। तो मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लरल काउंटेबल होगा। और वो प्लरल काउंटेबल नाउन के पहले हम मेनी का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं। जैसे मच शुगर होगा, मेनी शुगर नहीं होगा।
ठीक है ना। मच शुगर होगा, मेनी शुगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं, ना कि मेनी का। ठीक है, आगे हमें अगर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेन वॉज लेट बाई 6 आवर्स, इट मेड अप 3 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। यहां पे क्या होगा, ट्रेन जो है वो क्या थी, 6 घंटे की देरी से थी। इट मेड अप 3 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। यहां पे दो अपोजिट बातें कही जा रही हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वो लेट थी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इट मेड 3 आवर्स, ठीक है, बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। तो यानी दो अपोजिट बातों को जोड़ना है और दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत होगी। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर सकता है। इन केस कंजंक्शन नहीं है, इन स्पाइट ऑफ और बिकॉज और आल्दो दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ सकता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, लेकिन ये प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ वो कंजंक्शन नहीं है और हमें यहां कंजंक्शन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ना है। पहला सेंटेंस है द ट्रेन वाज लेट बाय 6 आवर्स, फिर कॉमा लगा करके दूसरा सेंटेंस लिखा गया है इट मेड अप 3 आवर्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक विरोधाभासी कंजंक्शन की जरूरत है जो दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ सके, और दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम आल्दो का यूज करेंगे। यहाँ पे आल्दो सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है इन स्पाइट। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? इन स्पाइट। इन स्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, जबकि डेस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, एरर पूछा जाता है। इन स्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, जबकि डेस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, एरर पूछा जाता है। ठीक है, कंप्राइज ऑफ करके एरर पूछा गया है, पूछा जाता नहीं है, पूछा गया है। कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज करते हैं, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, वेट के साथ हम फॉर का भी यूज करते हैं, लेकिन कभी अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं करते हैं, अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। वेट ऑन या अपॉन भी होता है, एक बार क्लोज टेस्ट में पूछा गया, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। वेट ऑन या अपॉन भी होता है, एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है, वेट ऑन या अपॉन। ठीक है, क्लोज टेस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा 2019 के ही, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अभी हमने देखा रीच। अब रीच से रिलेटेड हमें तो ये मालूम चल गया कि यहाँ पे आल्दो होगा। ठीक है, इन केस ऑफ क्या है, इन स्पाइट ऑफ क्या है, वो कंजंक्शन नहीं है, और अगर ये कंजंक्शन नहीं है तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम नहीं कर सकता है। अगर ये कंजंक्शन नहीं है तो कंजंक्शन ही दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, तो यहाँ आल्दो की जरूरत होगी। आल्दो का मतलब दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजंक्शन है ये। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आल्दो से सेंटेंस शुरू हुआ है, दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ेगा, और आल्दो के साथ हम एट का यूज करेंगे। आल्दो के साथ हम किसका यूज करेंगे? कॉमा या एट का यूज करेंगे। कॉमा या किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें जो देखना है वो क्या देखना है, आप लोगों को बता दें। आल्दो हो गया, एक होता है थारो, एक होता है थारोली। कई बार पूछा गया है, THOROUGH। थारो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, पूछा जाता है, और जो थारोली होता है वो एडवर्ब होता है। थारोली जो होता है वो एडवर्ब होता है। ये ऐसे ही जानकारी रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाउन के पहले थारोली लिख करके एरर पूछ लेता है। नाउन के पहले थारोली लिख करके एरर पूछ लेगा, जबकि नाउन के पहले जरूरत होती है एडजेक्टिव की, तो थारो एडजेक्टिव है। ठीक है, थारोली क्या है? एडवर्ब है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो आल्दो आ गया था इसलिए हमने थारो की भी चर्चा कर दी है कि स्पेलिंग में देखिए थोड़ा अंतर होता है, THOROUGH होता है थारो का। ठीक है, और आल्दो या दो की मीनिंग जो होती है, स्पेलिंग होती है, वो ALTHOUGH होती है। ठीक है, दो आल्दो के साथ हम कॉमा लगाते हैं या एट का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगला हमें रीच मिला, और रीच से हमें ढेर सारी बातें आज हमें यह सीखनी है कि रीच का यूज पहुंचने के अर्थ में जब होता है तो उसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अगर रीच का अर्थ पहुंचने के अर्थ में होता है तो इसके साथ हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है आई रीच्ड एट
द स्टेशन, तो गलत हो जाएगा। आई रीच्ड एट द स्टेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहुंचने के अर्थ में रीच के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। पहुंचने के अर्थ में रीच के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो आई रीच द स्टेशन होगा, ठीक है ना। आई रीच द स्टेशन होगा। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, रीच्ड का यूज होगा। वो रीच के साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज पहुंचने के अर्थ में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। पहुंचने के अर्थ में अराइव, अराइव के साथ इन यूज होता है और एट भी यूज होता है। अराइव पहुंचने के अर्थ में बड़े स्थान के पहले हम इट का यूज करते हैं और छोटे स्थान के पहले अराइव के साथ हम एट का यूज करते हैं। लिखते हुए चलिएगा, बड़े स्थान के पहले हम इन का यूज करते हैं, अराइव इन, और छोटे स्थान के पहले हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो बातें इतनी आप लोगों को समझ में आई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज विदड्रू, लीजिए विदड्रू आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, हैज विदड्रू द एडवाइजरी आस्किंग टूरिस्ट्स टू कट शॉर्ट देयर विजिट टू कश्मीर, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ, हैज विदड्रू, जबकि विदड्रा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, विदड्रा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, विदड्रा। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, विदड्रू। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, विदड्रॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, विदड्रॉन, ठीक है। तो ये याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम सेम फॉर्म की बात करें, कई बार हमने बताया है कॉस्ट, किसी चीज की कीमत होना, इसकी तीनों फॉर्म जो होती है वो सेम होती है। एक बार कॉस्टेड कर करके 2019 में सीपीओ या सीजीएल में एरर पूछ लिया है, कॉस्टेड दे दिया था, तो कॉस्ट होता है, ठीक है। तीनों फॉर्म सेम होती है। फिर बात करते हैं हम फॉर कॉस्ट और टेलीकॉस्ट। ब्रॉडकास्ट, टेलीकॉस्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है। ब्रॉडकास्ट और टेलीकॉस्ट की भी तीनों फॉर्म क्या हो जाती है, सेम होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे विदड्रॉन होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है देयर विजिट टू कश्मीर, देयर विजिट टू कश्मीर। यहां पे एक बात देखिएगा, देयर विजिट का मतलब क्या है, विजिट यहां क्या होगा, टू कश्मीर, ठीक है। यहां पे विजिट क्या है, इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लग गया है और पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, इसका मतलब विजिट यहां क्या है, नाउन है। और हमने बताया है इसके पहले की क्लास में, ये सारी चीजें अगर नहीं पता होंगी तो विजिट टू में एरर लगने लगेगा, आप लोगों को लगेगा ना। जरूरी थोड़ी कि विदड्रॉ में अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत आ रही है और आपको आगे आप विजिट टू में तो एरर नहीं लगाएंगे। अगर हमसे पढ़े हुए हैं आप लोग कि विजिट अगर नाउन है, विजिट और अप्रोच और आंसर, आंसर लिखिएगा। ये आंसर जो है वो 2016 में पूछा गया है, सेट 16-17 में है, 2016 के सेट नंबर 16-17 में ही पूछा गया, याद नहीं मुझे सेट, 2016 में ही पूछा गया है, ठीक है। विजिट और अप्रोच भी लिख लीजिएगा और आंसर अगर वर्ब है, विजिट जो है वो और आंसर अगर वर्ब है तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन लगाते हैं क्या, टू। विजिट अगर वर्ब है तो इसके साथ हम कैसा प्रीपोजिशन लगाते हैं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, सॉरी। विजिट अगर वर्ब है और आंसर अगर वर्ब है तो इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन विजिट और आंसर अगर नाउन है तो इनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। विजिट और आंसर अगर नाउन है तो इनके साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, बोलिए, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। यहां विजिट जो है वो नाउन है, कैसे पता चला नाउन है, इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है और ये बता रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। इसका मतलब ये देयर जो है वो नाउन, देयर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद विजिट जो है वो नाउन है। और अगर विजिट नाउन है तो विजिट जहां करते हैं उसके पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी कि देयर विजिट टू कश्मीर जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। बात इतनी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अटैक, अटैक के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज कब होता है और कब नहीं होता है, ये पूछा जाता है। अटैक, अटैक के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज कब होता है, बेनिफिट 2000, अब आज आप लोग देखिएगा, बेनिफिट जो है वो 2019 के किसी सेट में सीजीएल में पूछा गया है, 2019 के सीजीएल के सेट में पूछा गया है, 2019 में सीजीएल में, ठीक है। बेनिफिट, बेनिफिट अगर वर्ब है तो इनके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाते ही नहीं है। बेनिफिट अगर वर्ब है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में सीपीओ सीजीएल में पूछा गया है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बेनिफिट वाला क्वेश्चन।
कौन से सेट में पूछा गया है, ठीक है। अटैक, अटैक अगर वर्ब है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, और अटैक अगर नाउन है तो इनके साथ हम टू प्रीपोजिशन ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही अटैक्ड ऑन हिम, उसने उसके ऊपर अटैक किया, तो ये बताइए अटैक्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अटैक क्या है, वर्ब है, और अगर अटैक वर्ब होती है तो इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, और अगर किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा तो अटैक ऑन हिम गलत होगा, ही अटैक्ड हिम होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर अटैक नाउन है तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, अगर अटैक नाउन है तो इसके बाद हमें टू वो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। तो बातें इतनी आप लोगों को समझ में आएंगी किस तरीके से हमें सेट को सॉल्व करना है और बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी है। ये जो सारी चीजें बेनिफिट में बताता हूं, अटैक बताता हूं, ये सारी चीजें पूछी गई बताता हूं, अफेक्ट इफेक्ट बताया, अफेक्टिव बताया, 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया मैंने बताया है, ठीक है। तो आप लोग जा करके ढूंढ करके आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, बिकॉज मैं अपनी पूरी कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस अगर मिल जाए तो मैं उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा ये बता सकूं कि ये चीजें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो एसएससी में पूछे गए हैं। तो बातें इतनी आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से जिस पैटर्न से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को पढ़ते जाना है। क्लोज टेस्ट की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड मैं कर दूंगा जैसे मैं खाली होता हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आज की वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का एग्जाम स्टेनोग्राफर वालों का नजदीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी बना करके आप लोगों को पढ़ते जाना है। डेली हमें क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी पहले बना लीजिए, उसके बाद पढ़िए। और स्ट्रेटेजी की जो वीडियो है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए उसकी वीडियो पहले पढ़ चुकी है, वहां जाकर के जितने लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के जरूर देख लें। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और जाकर के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।